निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इसका जवाब है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का मानना है कि निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। मानतेन का संबंध किस देश से है? यहाँ पर सवाल पूछा गया है, आप लोगों ने इसका जवाब बताना शुरू कर दिया है। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच, जर्मन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो मानतेन का संबंध किससे हो गया? बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेंच विद्वान थे मानतेन। तो इसको ध्यान में रखिए, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वास्तविक निबंध प्रकृततः वैयक्तिक होता है, किसका कथन है? देख रहे हैं आपके निबंध से जुड़ा हुआ ये तीसरा जो क्वेश्चन है, कथन के तौर पर दूसरा प्रश्न है कि वास्तविक निबंध प्रकृततः वैयक्तिक होता है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है स्मिथ, स्टील, एडिसन, हडसन। तो चारों जो नाम दिए गए हैं वो कोई हिंदी साहित्य से रिलेटेड, बल्कि हिंदी आलोचकों से रिलेटेड नहीं है। ये यूरोप के जितने भी विचारक हैं उनका यहाँ पर कथन दिया गया है। तो इसका सही जवाब आप लोगों के लिए बिल्कुल एक तरीके से नया प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हडसन का मानना था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हडसन हडसन का मानना था कि वास्तविक निबंध प्रकृततः वैयक्तिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना कहा है? निम्नलिखित में से किसने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना कहा है? ये जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ये सभी प्रश्न हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हमने बनाया है। और हमारी कोशिश है कि आप अपने से उन पुरानी किताबों को पढ़िए, वन लाइनर किताबों को पढ़िए, लेकिन नए प्रश्नों से भी आपका सामना होना चाहिए, जिससे कि आपकी दोनों तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे परीक्षा के दृष्टिकोण से लगे हैं उनको हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और एकदम ये ठोस प्रश्न है, मतलब कि अगर आप उस किताब को नहीं भी पढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना कहा है? तो ऑप्शन दिया गया जॉनसन, हडसन, स्टील, एडिसन। एक चीज ऑप्शन में मैंने जानबूझकर लिखा है स्टील और एडिसन। तो आपने परीक्षाओं में के पुराने प्रश्न पत्रों को देखा होगा, तो उसमें पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी तुलना स्टील से की है, किसकी तुलना एडिसन से की है। तो इसीलिए मैं जानबूझकर ऑप्शन में स्टील और एडिसन का नाम डाला है, जिससे कि आप को रिलेट करके अपने दिमाग को मांझते हुए जरूर ध्यान में लाइए कि स्टील किसको कहा है और एडिसन किसको कहा है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि मस्तिष्क निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन नाम का जो विचारक है यूरोप का, उनका मानना था कि निबंध जो होते हैं मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना है। तो आपने देखा कि ये तीसरा ऐसा कथन है निबंधों से रिलेटेड। कुछ बच्चों ने बता दिया कि स्टील किसको कहा है, एडिसन किसको कहा है। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है, लेकिन क्लियर कट कर रखिए कि स्टील कौन है और एडिसन कौन है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। कुछ बच्चे बाल मुकुंद गुप्त को बता रहे हैं जो कि स्टील और एडिसन के तौर पर नहीं है, बालकृष्ण भट्ट स्टील और एडिसन प्रताप नारायण मिश्र। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? आप जानते हैं कि हिंदी के प्रथम, चाहे कवि हो, चाहे निबंधकार हो, चाहे नाटककार, चाहे कहानीकार, उपन्यासकार, कोई भी विधा हो, इसको लेकर काफी डिबेट है, अलग अलग आलोचकों का अलग अलग तर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? ऑप्शन दिया गया लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु,
इंसा अल्लाह खां। तो आप लोगों ने विकल्पों को देखा और उसके हिसाब से आपके दिमाग में सवाल का आंसर आना शुरू हो गया होगा। कई बच्चों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। बालकृष्ण भट्ट को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। ये वही बालकृष्ण भट्ट हैं जिन्होंने कहा था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये भी प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा आप अपने दिमाग में जो स्पेस है उसको जरूर बनाकर रखिए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा पहले निबंधकार के तौर पर वो हैं बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़, लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के अनुसार हिंदी निबंधों का सूत्रपात किससे होता है? आप देख रहे हैं कि ये ऐसा दूसरा प्रश्न है जो कि निबंधों के सूत्रपात से रिलेटेड है। इसके पहले लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के दृष्टिकोण से था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बन गया कि लाला भगवान दीन ने देव और बिहारी पर बिहारी और देव नाम से एक किताब लिखी है, ठीक है, जिसको कि मैंने एक दिन आप सभी को बताया भी था कैसे याद करना है। दीन है तो देव क्या है अंत में। तो लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के अनुसार हिंदी निबंधों का सूत्रपात किससे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि चारों नाम जो दिए गए हैं वो एक खास कॉलेज से रिलेटेड है जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज से सारे नाम जुड़े हुए हैं। इसमें से हमको बताना है कि कौन है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सदा सुखलाल से उन्होंने हिंदी निबंधों की शुरुआत माना है, ठीक है, यानी भगवान दीन और रामदास गौड़ ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करें। अगला प्रश्न है सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय किस लेखक द्वारा लिखा गया निबंध है? इसका आप लोग जवाब दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसका लिंक शेयर भी करें तो अच्छा है, खासतौर से टेलीग्राम चैनल में एक बार शेयर कर दीजिए। सुरासुर निर्णय किस लेखक द्वारा लिखा गया निबंध है? ऑप्शन दिया गया इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो जैसे ही सुरासुर निर्णय आया आपके दिमाग में, जो भी अभी तक आपने पढ़ाई की है आपका दिमाग जरूर उसको खोज कर ला दिया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन सी सदा सुखलाल ने सुरासुर निर्णय नाम से निबंध लिखा है, सदा सुखलाल। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात किस युग से स्वीकार किया है? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग ढंग का थोड़ा सा प्रश्न आया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना है। यहाँ पर किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है बल्कि युग से संबंधित सवाल है और आप लोगों ने बहुत तेजी से इसका आंसर बताना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। कुछ ने ऑप्शन का नाम लिखा है, कुछ ने युग का ही नाम लिख दिया। ऑप्शन दिया गया था रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है कि ऑप्शन बी है। तो अपेक्षाकृत ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहा होगा। तो ऐसे ही परीक्षाओं में भी आते हैं सरल और कठिन क्वेश्चन दोनों तरीके के, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में नहीं है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो भारतेंदु युग से रिलेटेड कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने देना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत, लेकिन ज्यादातर लोगों का सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जैसे ही बाल मुकुंद गुप्त मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में एक इनकी खास रचना इसी तरीके से याद करिए। कुछ बच्चे बोलते रहते हैं कि सर याद नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब याद करने का है कि जैसे ही किसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको हो
तो उसे जरूर जोड़कर देखने का प्रयास कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे, करजन, 1905, ये सब अपने दिमाग में जरूर ध्यान में रखिए। तो धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। खासतौर से लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो अपने संवेदना को तो मजबूत करते हैं, इसके अलावा स्मृति को मजबूत करने का एक ही रास्ता है कि रिवीजन करना ना। रोज रोज रिवीजन करेंगे चीज को तो वो याद होती जाएगी। और कोई खास इसकी दवा नहीं है, वरना अगर दवा रहती तो इसकी बिक्री सर्वाधिक होती। आप लोग ये लाइव क्लास नहीं देखते बल्कि उस दवा को ही खरीद कर रोज सेवन करते। संयोग से दवा बनी ही नहीं अभी तक। चलिए, बाल मुकुंद गुप्त को एकदम से क्लियर करके रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के हैं, लेकिन ये किससे हैं, द्विवेदी युग से इनका रिलेशन है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। बाकी जो तीनों नाम दिए गए हैं वो प्रबलता के साथ भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। जिन लोगों ने किताबें बढ़िया से पढ़ी होंगी वो जरूर इसको बताएंगे, और नहीं तो आप अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिए। कुछ बच्चों ने शेयर कर दिया जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत खंड की समृद्धि निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो भारत खंड की समृद्धि, अगर यही प्रश्न आ जाएगा मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 या यूपी हायर एजुकेशन में, तो खूब बच्चे पेज उलटना पलटना शुरू कर देंगे कि यार इतना हमने ऑनलाइनर किताबों को रटा था, ये पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ दिया। सवाल आपके पास जो मौजूद किताब है उसी में से पूछा जाता है। ये तो मेरे इंटरेस्ट का विषय है कि मुझे सवाल बनाना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए ये मौलिक है। जितना भी आप देख रहे हैं ना किसी गाइड से है, न इधर उधर का है, मौलिक क्वेश्चन बनाए गए हैं और कई बार मौलिकता बहुत अच्छी होती है। भारत खंड की समृद्धि निबंध के लेखक हैं। इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, लाला श्रीनिवास दास। जैसे ही आप लोग लाला श्रीनिवास दास को देख रहे हैं तो इस निबंध को तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके अलावा इनका जो फेमस उपन्यास रहा है परीक्षा गुरु, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और जितना भी तथ्य आपका दिमाग कैच करके रखा है, अगर वो आ जाए तो बेहतर है, फिर आपको कभी रटने की, याद करने की चिंता होगी ही नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि दिमाग बढ़ाने वाली दवा, बचपन में एक शंख पुष्पी नाम की दवा आती थी। एक आध बार मुझे भी सेवन करने का मौका मिला था, लेकिन उसको सेवन करने के बाद मुझे कई बार नींद आती थी, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ कि इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सदाचरण नामक निबंध लिखा है। सदाचरण नामक निबंध लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। हम समानांतर संधि का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। देखिए, चारों तरफ दिमाग चलाइए आप, तो बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। सदाचरण नामक निबंध किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो ऑप्शन में मैंने बहुत हेर फेर नहीं किया है, क्योंकि जानते हैं कि कोई टीम नहीं है, हमें ही इसको बनाना है, हमें ही इसको सेट करना रहता है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप नए प्रश्नों से परिचित हों। सदाचरण नामक निबंध लिखा, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ये लाला श्रीनिवास दास ने ही लिखा है, इसको भी उन्होंने लिखा। भारत ऊपर वाला भी वही लिखे थे, और नीचे सदाचरण नामक जो निबंध है वो भी लाला श्रीनिवास दास का ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारतेंदु नामक मासिक पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे। यह किस शहर से प्रकाशित होती थी? देखिए, प्रश्न में भी आपको कई नई जानकारी दे दी गई है कि भारतेंदु नामक जो पत्रिका थी वो मासिक पत्रिका थी, उसके संपादक राधाचरण गोस्वामी थे, और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ऑप्शन दिया गया मथुरा, अलीगढ़, वृंदावन, आगरा। ये चार ऑप्शन दिए गए थे, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब पकड़ लिया कि वृंदावन से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, भारतेंदु नाम से। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु जी से काफी प्रभावित थे, तो उनके दिमाग में आया कि हम कोई एक पत्रिका निकालें, तो उन्होंने भारतेंदु नाम से ही पत्रिका निकालना शुरू कर दिया, और ये मासिक पत्रिका थी। इसको भी ध्यान में रखिए, राधाचरण गोस्वामी आपके ध्यान में है, शहर भी ध्यान में आ गया। हालांकि वृंदावन
भले धार्मिक नगरी हो लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत फेमस नहीं रही है। लेकिन भारतेंदु पत्रिका की जब चर्चा आएगी तो वृंदावन आपके नाम दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतेंदु के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भार किसने संभाला था? आमतौर पर बहुत कम लोगों की नजर जाती है, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, कब प्रकाशित हुई थी, ये सब आता है। लेकिन भारतेंदु के बाद क्या यह पत्रिका बंद हो गई थी या फिर आगे भी प्रकाशित हो रही थी? हमने इस पुस्तक में पढ़ा कि भारतेंदु के बाद इसका संपादन भार संभाला था किसने? ऑप्शन दिया गया राधा चरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल, काशीनाथ खत्री, चंद्रभूषण चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनलाल विष्णुलाल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भार संभाला था भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट करके रखिए, मोहनलाल विष्णुलाल। हालांकि मोहनलाल विष्णुलाल बहुत चर्चित नहीं रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपके दिमाग में जरूर इनका नाम आना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करें। यह शायद परीक्षाओं में आ भी चुका है कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो भ्रूण हत्या, जल्दीबाजी में इसका आंसर आप सभी को नहीं देना है, जरूर 5 सेकंड इस पर लगाइए, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भ्रूण हत्या नाम से एक निबंध लिखा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी कश्मीर, सुषमा और भी बहुत सारे निबंध हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो भ्रूण हत्या जरूर ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता? बहुत लंबा शीर्षक दिया गया है इस निबंध का। आमतौर पर परीक्षाओं में आपको चमत्कृत कर देने के लिए और परेशान करने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये काफी कुछ कह रहा है। ये जो शीर्षक है आम शीर्षक नहीं है। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, निबंध किसका है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका भी जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। तो जितने भी बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये प्रश्न आ जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको सही कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्न नए होते हैं जो कि बाद में आपको परेशान करने लगते हैं, आपको लगता है कि हमने चारों तरफ से मेहनत की थी लेकिन ये नए प्रश्न आखिरकार आ कहाँ से रहे। ऐसे ही नए प्रश्न आते हैं जब कोई सीरियस एक्सपर्ट्स रहेगा, पढ़ने वाला रहेगा, तो ऐसा ही प्रश्न बनाएगा। नहीं तो कोई ऐसा एक्सपर्ट्स आ जाएगा जिस प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ रहे हैं उसी को उठा लिया और बना दिया। आमतौर पर ऐसा ही होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो वो सबके लिए इजी हो जाएगा और मेरिट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका निबंध किसका है? आमतौर पर वर्तमान समय में आप मणिकर्णिका का नाम जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक दूसरे लेखक का नाम आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए विधाओं में अंतर है, मणिकर्णिका यहाँ पर निबंध पूछा जा रहा है किसका है? ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है मणिकर्णिका निबंध, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। जबकि अगर वर्तमान समय में पूछा जाए मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है, निबंध के स्थान पे अगर आ जाए आत्मकथा किसकी है, तो ऑलरेडी मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर कि तुलसी राम का वहां पर नाम आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि धर्मवीर का नाम आता है, कहां से आ जाएगा धर्मवीर का? तुलसी राम ने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ कर लिखिए, याद करते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि मणिकर्णिका निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी भाषा और नाटक नाम से निबंध लिखा है? हिंदी भाषा जो कि एक बार एग्जाम में आ चुका हुआ कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और नाटक नाम से निबंध किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु,
बाल मुकुंद गुप्त। केवल प्रश्नों में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतर हो रहा है, लेकिन विकल्प वही है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भारतेंदु ने हिंदी भाषा नाम से और नाटक नाम से, ये दोनों क्या है, निबंध है। तो इसको ध्यान में रखिए अपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। बहुत ही खतरनाक तरीके का यह प्रश्न है। काल चक्र का चक्कर, काल चक्र का चक्कर निबंध किसका है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो काल चक्र का चक्कर किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर है, कुछ बच्चे अपने दिमाग में सी बैठा लिए हैं, तो सी नहीं है। काल चक्र का चक्कर किसका निबंध है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट का। इसी तरीके से जुड़ा हुआ एक यशपाल की भी रचना है, उसमें भी चक्कर शब्द लगा हुआ है। अगर किसी को मालूम हो तो जरूर कमेंट्स करें, नहीं मालूम है तो उस रचना को जरूर एक बार पढ़ते समय ध्यान में रखेगा। आगे काल चक्र का चक्कर, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र मूलतः किस शैली के निबंधकार हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हाँ बिल्कुल, संजू पांडे ने इसका बिल्कुल सही जवाब बताया। कल्पना ने भी सही बताया, चक्कर क्लब कहानी है यशपाल का। बहुत सारे बच्चे जान रहे हैं कि चक्कर क्लब। तो देखो मेरे पढ़ाने का एक ये भी ढंग है कि आपके दिमाग को यहाँ से वहां तक दौड़ा दूं, जिससे कि आपको लगे कि नहीं, हमने पढ़ाई की है और दिमाग को ऐसे ही चलाना है। और जब भी मैं दिमाग की बात करता हूँ तो एक दिन एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि पता नहीं मेरे पास दिमाग है कि नहीं है। तो ये तो थोड़ी देर के लिए हंसी आपको आ सकती है, लेकिन गंभीरता अगर है तो आपके पास जरूर दिमाग होगा। चलिए, प्रताप नारायण मिश्र मूलतः किस शैली के निबंधकार हैं? ऑप्शन दिया गया है विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे निबंधों, ऐसे प्रश्नों की का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, आत्मव्यंजक। आत्मव्यंजक इनकी खास विशेषता रही प्रताप नारायण मिश्र। ये वही प्रताप नारायण मिश्र हैं जिन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, खूब पूछी जाती है वो पत्रिका, ब्राह्मण नाम से पत्रिका इनकी। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र बहुत छोटे छोटे निबंधों, जो इनके शीर्षक है काफी छोटे छोटे हैं, जैसे कि नाक पर, दांत पर, भाव पर, ठीक है, धोखा, आप, इस टाइप से इन्होंने निबंध लिखे हैं। छोटे छोटे इनके निबंध शीर्षक रहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि आत्मव्यंजक निबंधकार है। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय किसका निबंध है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चंद्रोदय किसका निबंध है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो जैसे मैंने बोला चंद्रोदय, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट। चंद्रोदय नाम से इन्होंने निबंध लिखा था। अगला प्रश्न है, एक अनोखा स्वप्न, एक अनोखा स्वप्न नामक कथात्मक निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो एक अनोखा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोगों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर, और भटकने का एक कारण है, इसी से मिलती जुलती एक रचना, दो रचनाएं हैं। खैर इसका मैं आंसर सही बता देता हूं। एक अनोखा स्वप्न के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा एक अनोखा स्वप्न, लेकिन एक रचना आपने भारतेंदु युग में और पढ़ी होगी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो आप देख रहे हैं कि समकालीन जितने भी लेखक होते हैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसी से मिलता जुलता आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने भी लिख दिया एक अनोखा स्वप्न। लिखने के लिए तो इन दोनों ने लिख लिया, लेकिन मुसीबत आप लोगों के सामने आ गई।
तो आज के बाद ये मुसीबत खत्म हो गई होगी। आपको दोनों को अलग अलग करके रखना है कि एक अनोखा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी आप लोग जुड़े हैं तो इसका लाभ मिल ही रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध के लेखक है। अगर वर्तमान समय में ये निबंध लिखा जाता तो ज्यादा प्रासंगिक होता, लेकिन न जाने इसीलिए साहित्यकारों को बहुत दूरदर्शी माना जाता है। एक बहुत पुराना निबंध लिख दिया गया, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। निबंध के लेखक है, ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु, बाल मुकुंद गोप। तो किसने लिखा था नेशनल नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में? तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारत में नवजागरण की शुरुआत कहां से मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया कि इसकी शुरुआत मानी जाती है बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि भारत में अगर नवजागरण की बात करें तो ये बंगाल से शुरू माना जाता है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, किसका कथन है? ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, शंभुनाथ सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों नाम जो दिए गए हैं आप सभी देखेंगे किसी न किसी आर्टिकल या लेख में ये सारे विचारक नवजागरण पर बातचीत किए हैं। तो आपको बताना है कि ये किसका कथन है। कई बच्चे इसका सही जवाब देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में तुरंत कौध गया होगा, सर्च करके आपका दिमाग बता दिया होगा कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत हमने रिवीजन करते हुए फला को पढ़ा था, और बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो ऑप्शन कुछ हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हुआ है। और तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चे ए बता रहे हैं, वो गलत जवाब है उनका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कठोर कदम उठाया था और इसी को उन्होंने खात्मा किया। मतलब पहले जो कम उम्र में जिसके पति मर जाते थे तो उनका विवाह नहीं होता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये संभव हो सका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया व वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया? प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि किसने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया और वेद के अलावा जो भी हिंदू धार्मिक पुस्तकें थी उनको खारिज कर दिया था? ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1975 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, सॉरी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक पत्र का भी प्रकाशन किया था जो कि हिंदी के विकास में महती भूमिका निभाया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई थी? ध्यान रखिए कि ये आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के इकाई 4 से सारे प्रश्न बनाए गए हैं जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। आप लोगों की मांग थी कि इस पर भी कुछ प्रैक्टिस सेट आए,
तो हमने कोशिश की है और आप देखिए कि ये कोशिश आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक साबित हो सकती है। बाकी लगातार हमने इकाइयों को कवर करने की कोशिश की है, हमने उन अनछुए पहलुओं को ध्यान में रखने की कोशिश की है जो कि आपको समय निकालकर खोजना पड़ता, हमने उसको आसानी से आपके सामने प्रस्तुत किया है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग अपने से अच्छे से पढ़ते रहिए। उन 3 महत्वपूर्ण किताबों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिए। इन 3 किताबों से लगातार सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। बाकी ये प्रैक्टिस सेट के अंत पे हम देख रहे हैं। तो जाति उत्पीड़न के विरोध में किसने आवाज उठाई थी? आप लोगों ने बातों ही बातों में बहुत सारे आंसर दे दिया। ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले, जो कि जाति उत्पीड़न के विरोध में अपने आवाज को उठाए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब ध्यान से देखना है। राजा राम मोहन राय उपनिषद, विवेकानंद अद्वैत वेदांत, स्वामी दयानंद सरस्वती वेद, गांधी महाभारत। तो ये ऐसा ऑप्शन है कि इसको जल्दीबाजी में आपने हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को आपको देखना पड़ेगा कि आपने जितनी पढ़ाई की थी उसमें से क्या आपने देखा था कि राजा राम मोहन राय उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया, उस पर अपने विचारों को उससे प्रभावित रहे, वो विवेकानंद अद्वैत वेदांत से प्रभावित रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, इनका एक नारा था, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और गांधी जी यहाँ पर लिखा गया महाभारत, जो कि क्या है? ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गीता पर वो काफी विश्वास करते थे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो गई कि राजा राम मोहन राय उपनिषद से उनका जुड़ाव था, विवेकानंद का अद्वैत वेदांत से था, दयानंद सरस्वती का वेदों पर ज्यादा जोर था, जबकि गांधी का जोर गीता पर था। तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आगे इससे किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं नामक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम काफी बड़ा है, आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं नाम से पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, शंभुनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, जो इसका सही जवाब जिसको पता होगा तुरंत उसका दिमाग सर्च करके सामने ऑप्शंस को ला दिया होगा, और बिल्कुल आप लोगों का दिमाग अच्छा काम कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक रहे हिंदी में जो कि प्रगतिवादी यानी कि मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने उन महत्वपूर्ण पक्षों का पर ध्यान दिया है जो कि किसी भी इतिहास ग्रंथ की बुक से कम नहीं है। इन्होंने तुलसीदास पर काम किया है, इन्होंने निराला पर काम किया, इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र पे काम किया और प्रेमचंद पे काम किया, साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काम किया। ये 4-5 जो महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं उन पर इन्होंने अलग अलग किताबें लिखी है, और वो सारी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। किसका कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है? किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वें का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा का ये कथन है। जैसा कि ऊपर इसी से संबंधित बुक के बारे में पूछा गया था, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा ये रामविलास शर्मा का कथन है। लेकिन बार बार मैं जोर देता हूं कि आपको फाइनल एग्जाम में उन 100 प्रश्नों में भी इसका सही जवाब देना है, इस चीज को एकदम से क्लियर करके रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हिंदी उर्दू के विवाद में किसने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया तथा हिंदी का विरोध किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा, आपके दिमाग में तुरंत इसका जवाब भी आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि हिंदी उर्दू के विवाद में उर्दू का पक्ष किसने लिया था और हिंदी का विरोध किसने किया था। ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन। तो बिल्कुल जो बच्चे लगातार यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे मन से कर रहे हैं और मेहनत करके कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, गारसा दत्तासी। वही गारसा दत्तासी जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पहली बार लिखा और फ्रेंच भाषा में लिखा था, लेकिन जब हिंदी उर्दू का विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदी का
साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उर्दू का पक्ष लिया था और यहाँ तक इन्होंने कह दिया था कि हिंदी जो है वो गवारू भाषा के रूप में है। ठीक है, ये भी इन्होंने कमेंट्स किया था। तो इस तरीके से जब आप गारसाद तासी का ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग उनके ग्रंथों का नाम लेने में लड़खड़ा जाते हैं। इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी नामक इनके पुस्तक का नाम है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और आजकल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वे शब्दों और अक्षरों को पहचानते हैं कि फला के बारे में ये शब्द या अक्षर हो सकता है। गारसाद तासी के बुक को कई बार वो पढ़ते होंगे कि पहली बुक है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर उसको व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो बहुत सारे परीक्षार्थी इंटरव्यू में परेशानी में आ सकते हैं। तो बिल्कुल उस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था कि गारसाद तासी उर्दू का पक्ष लिया था और हिंदी का विरोध किया था। ये मूल रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में सही नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज, जैसे ही मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में तमाम तथ्य कौंध गए होंगे, तमाम तथ्य आपके सामने गूगल की तरह आगे होंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया, इसकी स्थापना 1800 में हुई, इसका मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना वेलेजली ने की थी और शिव प्रसाद सितारे हिंद इस कॉलेज से संबद्ध थे। हमें बताना है कि कौन सा जो यहाँ पर वो है। मैं कमेंट्स में विवेक कुमार गोंड से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं और इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कल ज्योति सोनी ने मुझे शिकायत की थी कि आप कुछ उनको पर्सनली कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ आप मत करिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत ही सिंसियर हैं, उनको किसी से कुछ एडवाइस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सब चीज़ मान कर चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ अलग से नहीं कहना पड़े। ठीक है, मैं बार बार कमेंट्स में देख रहा हूँ, मैं सबका कमेंट्स देखता हूँ और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। फिलहाल आप लोग अनुशासन और नैतिकता बनाकर रखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। हम बात कर रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज पे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है। आप लोगों ने बातों में बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि हमने तो शिव प्रसाद सितारे हिंद को इस कॉलेज से जुड़ा हुआ कहीं देखा ही नहीं था। तो इस तरीके से इसका सही ये गलत ऑप्शन हो गया। और बाकी चीज़ों को आप वन लाइनर क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि 1800 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ पर वेलेजली शब्द दिया हुआ है, तो दो तरीके के वेलेजली हैं। लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर क्वींस वेलेजली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखे होंगे। बाकी इसका जो सही जवाब था आप लोगों ने बता दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी के विकास में अपना योगदान नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी के विकास में अपना योगदान नहीं दिया। ऑप्शन दिया गया शिव प्रसाद सितारे, राजा लक्ष्मण, भारतेंदु या फिर सर सैयद अहमद खां। तो जैसे ही आपने प्रश्न को देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्यालय इलाहाबाद में, मुझे तो नहीं मालूम था, मैंने इतना दिन पढ़ा और पढ़ाया, मैं तो यही जानता हूं कि कलकत्ता में था। बाकी उसकी शाखा कोई खुल गई होगी तो मुझे नहीं मालूम है, लिखित तौर पर अभी मैंने कहीं नहीं देखा। प्लीज़ जितने भी फैक्चुअल चीज़ें उनको बिल्कुल आप सीरियसली देखने की कोशिश करिए। हंसी मजाक करेंगे तो फिर बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी और फिर अपनी गलती न देकर आप यूट्यूब चैनल्स और तमाम जो टीचर्स हैं उनकी गलती देना शुरू कर देंगे कि वो हमारा टाइम खा गया, मेरे पास 24, वैसे भी आप लोगों के पास 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं। मेरी बातों को बिल्कुल आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं खुद लगातार परीक्षाओं में संघर्ष करता रहा हूँ और मैं जानता हूँ मेहनत करने वाले बच्चे के लिए समय का कितना महत्व है। प्लीज़ मतलब इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ध्यान में उल्टा पुल्टा मत रखिए। मैं बार बार उन छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूं जो कि परीक्षाओं में अहम रोल निभा देती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दिलाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर सैयद अहमद खां हिंदी के विकास में उन्होंने, बल्कि इन्होंने उर्दू का पक्ष लिया था और यहीं से विवाद शुरू हो गया था। और बाद में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि आज सेंट्रल विश्वविद्यालय के रूप में आप जानते हैं। और बाकी आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना गिलक्रिस्ट ने नहीं किया था बल्कि वहाँ के अध्यक्ष थे। इस छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ते हैं, गाइड नुमा किताबों को पढ़ते हैं, जो पॉपुलर किताबें हैं, तो उसमें एक बार जो चीज़ दी जाती है तो आप उसको रामबाण मानकर चलते हैं, तो कई बार वही आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो बिल्कुल आप प्रामाणिक किताबों को पढ़िए, हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास पढ़िए, हिंदी का गद्य साहित्य पढ़िए, जो कभी मैं उसको सीरीज के रूप में लेकर आ रहा था। प्रामाणिक किताबें पढ़िए प्लीज़, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सी चीज ऐसी है जो कि सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर राम कृष्ण परम हंस मिशन की स्थापना की थी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना नहीं की, बल्कि विवेकानंद ने की थी वेलूर में। ठीक है, वेलूर मठ के नाम से जाना जाता है उसको। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए वो क्या है? सुमेलित है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे जितने प्रश्न हैं आपको काफी ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को बहुत ही आराम से आप हल कर पाएंगे, और आपका जो दिमाग है खुद प्रश्नानुसार उत्तर को खोज कर ला देगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। कौन सा कथन है? 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। 1900 में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। 1800 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देना शुरू किया है और बड़ी गंभीरता से आप लोग जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। मैं भले किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबके कोटेशन जो भी कमेंट्स है उनको मैं देख रहा हूं, और जो भी थोड़ा भटकाव रूप लिए हुए कमेंट्स उस पर मैं बल्कि बारीकी से नजर रखा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब बता दिए कि 1800 में तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं था कि सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई थी, बल्कि 1900 में हुई थी। और इसका पूरा एक मंडल था जिसपे कि मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज समय निकाल कर उसको देख सकते हैं। बाकी सरस्वती पत्रिका जब 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, तो ये अपने चरम पे थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है कि इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी है, सत्य नहीं है। बाकी ऊपर फैक्चुअल जानकारियों के लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। और मैं बताता था एक कि ये आप आरएसएस करके इसका नाम याद कर सकते हैं, राम नारायण शिव कुमार मिश्र और श्याम सुंदर दास ने मिलकर इसको बनाया था। मालवीय जी ने नागरी लिपि के पक्ष में करीब 60,000 सिग्नेचर कराकर जमा किया था ऑफिस में, और उसके फेवर में अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी थी कि नागरी लिपि क्यों जरूरी है अदालतों में। और अंत में 1900 ईस्वी में इसको अदालतों में प्रवेश मिला था। तो ये पूरा जो प्रश्न था यहाँ पर आपके लिए काफी वन लाइनर प्रश्नों के हिसाब से महत्वपूर्ण था। आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। ये भी उसी तरीके का सवाल है, सत्य नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। कालचक्र ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में कहा गया था। 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ था। उपरोक्त सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में है। तो हमें बताना है कि तो इसका जो सही जवाब है कि कौन सी सत्य नहीं है बात, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन डी क्या है, गलत है। ये सारी बातें जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई हैं। कालचक्र उनका एक निबंध है या फिर बुक ही कहा जा सकता है, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं के से संबंधित है। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार पूछा जा चुका है। जब खुद मैं परीक्षार्थी के रूप में था तो भी ये प्रश्न आया था कि कालचक्र किस तरीके के बुक है। तो इतिहास ग्रंथ के तौर पर इसे जाना जाता है। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में इसका कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में ही इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो ये तीनों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब भारतेंदु के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण तब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ठीक है, जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक द्विवेदी जी का स्मरण बना रहेगा। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और बिल्कुल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से पढ़ा है उन्होंने सही जवाब बता दिया कि रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान में रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा करते हुए सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जैसे हमने ऊपर देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस टाइप से बुक थी,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है। ये बुक परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती रही है, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है लेकिन आपको यहाँ पर धैर्य बनाकर इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में सही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया कि द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। द्विवेदी जी ने निराला की कविता जूही की कली को सहर्ष प्रकाशित किया था। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है इसमें जो कि सत्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि आप किताबों में नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए ये सारे तथ्य नए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने पढ़ा होगा। बस आपके सामने जब ये प्रस्तुत किया जा रहा है तो धड़ल्ले से आपके दिमाग में से वो सारे आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी इसका ऑप्शन गलत है, कि द्विवेदी जी ने निराला की कविता जूही की कली को सहर्ष प्रकाशित किया था, बल्कि उन्होंने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इसको वापस कर दिया था। ठीक है, इनकार कर दिया था। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, द्विवेदी जी के संदर्भ में बिल्कुल सही है, जो कि वन लाइनर एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कथनों से ही प्रश्न बना दिया जाए तो फिर जब आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो गलत नहीं होगा आपका, कि संपादन कब शुरू किया था, कब खत्म किया था, व्याकरण पर जोर दिया था, समाज में सुधार लाने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज के संदर्भ में सही नहीं है। हिंद स्वराज के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, हिंद स्वराज हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, हिंद स्वराज हिंदी में लिखी गई थी। पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन पहली बार 1910 में हुआ था। इसमें 20 अध्याय हैं। भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। तो कौन सा ऐसा कथन है कि जो हिंद स्वराज के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चे देना शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था बल्कि गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि हिंद स्वराज की जो मूल भाषा थी वो गुजराती थी, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे फैक्ट्स क्या हैं, सही हैं। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था, और अंग्रेजों ने इस पे राजद्रोह का आरोप लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे कि आपने प्रेमचंद की रचना को पढ़ा होगा, सोजे वतन, जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी तरीके से कई रचनाएं हैं जो कि प्रतिबंधित की गई हैं, और जो भी बच्चे पीएचडी इत्यादि करने के लिए पूछते रहते हैं कि टॉपिक्स क्या होगा, तो जरूर इस तरीके की प्रतिबंधित रचनाओं को खोजकर उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? न्यासिता यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन दिया गया अंबेडकर, गांधी, लोहिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो है कि ट्रस्टीशिप यानी कि न्यायिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेरे लिए व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। किसका कथन है? ये बड़ा जानना जरूरी भी था और प्रश्न के माध्यम से आप लोगों ने जान भी लिया होगा कि किसने कहा था कि मेरे लिए व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र हित हैं, लेकिन यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। ऑप्शन दिया गया है अंबेडकर, गांधी, लोहिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कि इस बात को कहा था अंबेडकर ने, इस बात को कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, किसका कथन है? आप देख रहे हैं छोटा सा वाक्य, लेकिन ये कितना खतरनाक तरीके का अर्थ प्रदान कर रहा है कि मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। आप इसे एनर्जी भी ले सकते हैं इस वाक्य से। किसका कथन है? आपने पढ़ा होगा द माउंटेन मैन माझी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरीके से डायलॉग है। तो कई बार इसको, ये ऐसे वाक्य जो होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करते हैं।
उनको एनर्जी प्रदान करते हैं, एक जोश उत्पन्न कर देते हैं। तो ठीक ऐसे ही है, आप लोग इसको ले सकते हैं प्रेरणा के तौर पर कि मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे। ऑप्शन दिया गया अंबेडकर, गांधी, लोहिया, ज्योतिबा फुले। किसने कहा है इस बात को? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया। आप देख रहे हैं कि वहीं जो गांधी जी थे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, अनशन, ठीक है, इस तरीके का करते थे। कई बार आमरण अनशन पर बैठ जाते थे, लेकिन लोहिया थोड़ा सा अलग है कि मानेंगे नहीं पर आप चाहें कि मैं मर जाऊं तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सप्त क्रांति की अवधारणा पर विचार किया? सप्त क्रांति, 7 पॉइंट दिया गया था इस क्रांति के अंतर्गत। तो ये सप्त क्रांति की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया अंबेडकर, गांधी, लोहिया, ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही जवाब है, सप्त क्रांति की अवधारणा दिया था ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल सीधा सीधा पूछा जा रहा है। जिसको जानकारी होगी तुरंत इसका सही जवाब देगा, नहीं होगी तो फिर अगल बगल गर्दन ऊंची करके पेन चुबाने वाला तो अब सिस्टम खत्म हो गया। आप लोगों को सीबीटी पर देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो गया है, तो फिर स्क्रीन पर झाकेंगे ताकेंगे इधर उधर। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से? यूनान, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था, ये ज्यादा जरूरी है। और मार्क्सवादी किसी को भी कर देना बहुत आसान है, लेकिन कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से, ये हमें बताना है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में चल रहे हैं, तो आज क्लियर कर लीजिए एकदम कि कार्ल मार्क्स कहाँ का था। कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, जिन्होंने दास कैपिटल नाम की बुक लिखी थी। और मार्के की बात यह है कि जो बुक्स लिख रहे थे तो उनकी पत्नी ही उसकी प्रूफ रीडिंग इत्यादि कर रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है जिसमें शामिल नहीं है। यानी जब मार्क्स मानव इतिहास की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है, उसमें से कौन सी अवस्था है जो कि शामिल नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद या फिर आतंकवाद। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आतंकवाद उसमें नहीं शामिल है। बाकी और जितने भी चीजें दी गई हैं, साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, वो मानव इतिहास की व्याख्या करते समय कार्ल मार्क्स ने इतिहास की अवस्थाओं के रूप में उसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है फ्रायड, यूंग, एडलर, कार्ल मार्क्स। तो मनोविश्लेषणवादी विचारकों से आप भली भांति परिचित होंगे, चाहे वो पाश्चात्य के हों चाहे हिंदी साहित्य के हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन दिया गया है डी, जो कि मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों जो नाम दिए गए हैं वो सब इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा कामवृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया है? किसके मनोविज्ञान में? मनोविश्लेषणवादी विचारकों के बारे में हमने बात किया, लेकिन उनमें भी कुछ कुछ अंतर है, चाहे फ्रायड हो, चाहे यूंग हो, चाहे एडलर हो। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि किसने कामवृत्ति से ज्यादा महत्व अहम को दिया है। ऑप्शन दिया गया फ्रायड, यूंग, एडलर, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। यूंग ने कामवृत्ति से ज्यादा महत्व अहम को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है? प्रणेता के जगह पे कई बार प्रवर्तक मान लिया जाता है, ठीक है, या फिर लिख दिया जाता है कि अस्तित्ववाद के को आरंभ करने वाले कौन थे। ऑप्शन दिया गया लॉरेंस, किरकेगार्ड, नीत्शे, कामू। तो इसका बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। किरकेगार्ड को माना जाता है कि अस्तित्ववाद के जनक थे, प्रणेता थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नीत्शे के संदर्भ में सही कथन है। नीत्शे जो कि विचारक हैं, पूछा जा रहा है कि उनके संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। ये जर्मन दार्शनिक थे। नीत्शे अनिश्वरवादी थे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, उनकी प्रसिद्ध उक्ति है
या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है, तो आप लोगों को तुरंत आपने बताया कि उपयुक्त सभी बातें क्या हैं इसमें सही हैं। तो इस प्रश्न को पूछने का एक उद्देश्य यह भी था कि नीत्शे के बारे में आप जान जाइए कि वो जर्मनी का रहने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि आईए रिचर्ड्स इंग्लैंड के थे। तो एक कमेंट्स मैंने देखा, तो एक बच्ची ने लिखा कि सर मैंने एक किताब में पढ़ा कि वो यूनाइटेड किंगडम के थे, यानी कि यूके जिसको कहा जाता है। यूके इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई बार लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो भी बोल देते हैं कि मैं यूके में रहता हूँ, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। यूनाइटेड किंगडम, तो अब मैं काफ़ी दुविधा में पड़ गया कि भाई इंग्लैंड मैंने कह दिया तो क्या मैंने गलती कर दी कोई। ठीक है, तो आईए रिचर्ड्स इंग्लैंड के थे, उसको यूके भी बोल सकते हैं, इतनी सामान्य जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो नीत्शे जर्मनी के थे, ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और इन्होंने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। आज अगर नीत्शे रहते तो इनको जेल इत्यादि भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, सिमोन द बउआ, एजरा पाउंड। तो कौन सा नाम है जो कि अस्तित्ववादी विचारक के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया कि हमने तो कल ही पढ़ा था कि एजरा पाउंड जो है वो बिंबवाद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, तो ये बिल्कुल नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या अस्तित्ववादी विचारक हैं, एजरा पाउंड उनसे अलग है, और आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया। एक बार कमेंट्स कर जरूर हमें बता दीजिए कि कितने लोग जुड़े हैं। मेरे में बता रहा है कि केवल 2 लोग जुड़े हैं, जो कि मैं उसको मिथक ही मान रहा हूँ, उसको असत्य मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। गोपाल कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तराखंड से भी जुड़े लोग हैं। कई बार लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, बोलते हैं देखिए यूके से फ़ोन आ गया, तो लगता है कि ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से आया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उत्तराखंड से। थोड़ा सा रात की सांस आदमी लेता है। ठीक है, पूर्णिमा ने बता दिया कि 79 लोग लाइव पर हैं, कोई बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है। आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, आप देखते हैं कि ये प्रवृत्तियां आपको पढ़ना पड़ता है, कई बार परीक्षाओं में इनसे सवाल आते रहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उत्तर आधुनिकतावाद लगा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन ऐसा है जो कि उसमें गलत है। तो यहाँ पर जो सवाल है कि उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी का एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उत्तर आधुनिकतावाद के जनक जहाँ फ्राइकोस लेवतार हैं। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई। यह आधुनिकतावाद का पूर्ण समर्थन करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है, सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि इतने लोग जुड़े हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। बाकी जोड़ने वालों को और फिर छोड़ने वालों को कोई कमांड नहीं कर सकता है। मैं जितने लोग जुड़े हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लगातार इस चैनल को आप लोगों ने प्यार देकर 16 के आसपास में पहुंचा दिया है। 16,000, 16,500 बल्कि मैं कह सकता हूं। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग विश्वास करेंगे हमारे ऊपर और जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में। आप लोगों ने बातों ही बातों में बता दिया कि ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है आधुनिकतावाद का पूर्ण समर्थन नहीं करता, बल्कि इसको इसके चुनौती के रूप में वो आया था। ठीक है, जब आप जेएनयू में पढ़ने जाएंगे तो एक प्रश्न ही पूछा जाता है कि क्या उत्तर आधुनिकतावाद का विकास है या फिर रोड़ा है, क्या है उसका। तो इस पे सेमिनार इत्यादि लोग में अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिलेगा तो जरूर आप वहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र अब तक जो मैंने पढ़ा है वहीं के अपने टीचर से पढ़ा है, जो कि मुझे लगता है कि भारत में सबसे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे। नई जानकारियों से जोड़कर और काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत करके पढ़ाते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है कि दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य के लेखक। दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य के लेखक हैं। ये भी बुक बहुत बड़ा इसका नाम है, इतना बड़ा नाम है इसका। दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन, वीर भारत तलवार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 32 का जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। वीर भारत तलवार नाम के
आलोचक हैं जो कि कवि जेएनयू में विभागाध्यक्ष थे और प्रेमचंद विशेषज्ञ इनको माना जाता है और संयोग से पढ़ने का मौका मिला है इनसे। इन्होंने लिखा दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसको कई बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं पता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट को सफल करने के लिए आप लोग एक नोट्स जरूर अपनी बना रहे होंगे, रजिस्टर खरीदे होंगे, बना रहे होंगे। और ये ऐसा क्लास है कि आप चेक भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास, भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। तो ये भी पुस्तक से ही हमने सवाल बनाया है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, वीर भारत तलवार। किसने लिखा है इस बुक को? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोहनदास नैमिषराय ने लिखा भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास। तो इसको अपने दिमाग में जरूर आप लोग रख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, वीर भारत तलवार। किरण बाला करड़ा कर रहे हैं कि सर आप किन किन विद्वानों से पढ़े हैं। देखिए, दिल्ली में खासतौर से जेएनयू में पढ़ने का एक ही फायदा होता है कि वहाँ के प्रोफेसर्स तो आप पढ़ते हैं, बाकी जितने भी विदेशी इत्यादि आते हैं या फिर अलग विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आते हैं, वो चाहते हैं कि जेएनयू में जाकर उन बच्चों के सामने स्पीच दें, उनको काफ़ी संतुष्टि होती है। तो सौभाग्य है, बाकी मैं इसको ये नहीं कह पाऊँगा कि मैंने पढ़ा है तो काफ़ी मुझे इसका वो है। ठीक है, अहम नहीं है बिल्कुल, जो चीज़ें रहती हैं इसको मैं बताते रहता हूँ। बाकी आगे हमारे संस्मरण और आत्मकथाओं में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, मौका मिलेगा तो जरूर आप लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। खैर, यहाँ पर बात करते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। आप लोगों ने बता दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि झलकारी बाई के जीवन पर, झलकारी बाई के जीवन पर वीरांगना झलकारी बाई नाम से पुस्तक किसने लिखी? तो क्योंकि आपके सिलेबस में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दलित साहित्य, अस्मितावादी विमर्श जितने हैं, अस्मिता मूलक विमर्श, उसमें दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श को जोड़ा गया है। तो उसी क्रम में ये सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि झलकारी बाई, आपने लक्ष्मीबाई का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उसी के समानांतर एक और वीरांगना थी जिनका नाम था वीरांगना झलकारी बाई। तो उनकी जीवनी लिखी है, किसने लिखी है यही हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, वीर भारत तलवार। आप लोग इस ऑप्शंस को देख के एकदम पक गए होंगे कि लगातार एक ही तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या है अलग अलग ढंग से, क्योंकि टाइप इत्यादि मुझे ही करना पड़ता है। और जब आप लोगों को मैं सूचना दे देता हूँ कि आज मैं इस पर टेस्ट लूंगा, तो जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें 40-50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें। तो जानकारी देने का ही उद्देश्य रहता है, बाकी ऑप्शन कितना भी बदल दिए जाए सही आंसर तो यही रहेंगे। इसका भी जो सही जवाब है वो है मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोहनदास नैमिषराय ने लिखा है वीरांगना झलकारी बाई की जीवनी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि मार्मिक कविता अछूत की शिकायत के कवि कौन है? मार्मिक कविता अछूत की शिकायत, जो कि सरस्वती पत्रिका में सन 1912 ईस्वी के आसपास में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में सन मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके कवि कौन है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है होरी डोम, हीरा डोम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब हो गया कि अछूत की शिकायत नाम की कविता लिखा था हीरा डोम ने। तो आप देखिए, मैंने ऊपर में लिखा है होरी डोम और हीरा डोम, बस अति उत्साह को कंट्रोल करने के लिए हमने दोनों ऑप्शंस को मिलता जुलता बना दिया है कि आप आंसर लिख रहे हैं हीरा डोम का, लेकिन आप अपने ओमार सीट में या फिर सीबीटी कंप्यूटर में की दबा रहे हैं होरी डोम पे, बाद में घर पर आ रहे हैं, एक गिलास पानी पिए, इसके बाद आपको लगा कि हमने तो आंसर गलत कर दिया है। तो इस तरीके का नहीं करना है। हालांकि रास्ते भर आप होरी डोम को ही बताएंगे कि अछूत की शिकायत उन्होंने लिखा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो क्या है, हीरा डोम है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, किसकी कविता है? हालांकि ये कविता लंबी है, लेकिन कुछ पंक्तियों को उठा लिया गया यहाँ पर। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, किसकी कविता है? ऑप्शन दिया गया है कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह, हीरा डोम। तो 37 का जो सही जवाब होगा, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो इसको पढ़ा है।
ठाकुर का कुआं नाम से कविता लिखा है एक कवि ने, ठाकुर का कुआं। कहानी लिखा है प्रेमचंद ने, लेकिन उसी को आधार बनाते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा ठाकुर का कुआं। और इसके बाद उन्होंने एक कविता लिखी हुई है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, बैल ठाकुर के, सब कुछ ठाकुर के, और उस पे जो हत्थे हैं वो हमारे। तो अंत में सवाल पूछते हैं, तो मेरा क्या बचा है, गांव शहर। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया। बहुत ही अच्छी कविता है, जब भी मौका मिले तो जरूर इसको पढ़िए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दलित विमर्श पे बातचीत करते हुए। चलते हैं अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया अंबेडकर, फूले, गांधी, कांशीराम। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपने जरूर पढ़ा होगा, आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर भी आ गया होगा कि क्या हो सकता है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ज्योतिबा फूले। दो फूले का नाम आप सुनते होंगे, एक ज्योतिबा फूले हैं और एक सावित्री बाई फूले हैं। ठीक है, इन्होंने काफी अहम रोल निभाया है सोसाइटी को सुधारने का। और बाकी महिला जो भी आप लोग जितने भी लड़कियां जुड़ी हैं लाइव क्लास से, वो सावित्री बाई फूले की बहुत ऋणी हो सकती हैं। उनको धन्यवाद दिया जा सकता है कि उनकी वजह से ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दलित चिंतन की शुरुआत किस भाषा से मानी जाती है? दलित चिंतन की शुरुआत किस भाषा से मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल। तो ऑप्शन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि हिंदी इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब हिंदी में बाद में आया हुआ है। तो किस भाषा से इसकी शुरुआत मानी जाती है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मराठी भाषा से माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित साहित्यकार नहीं है। दलित साहित्यकार कौन नहीं है? ऑप्शन दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारय, सूरजपाल चौहान, प्रेमचंद। तो दलित साहित्यकार के रूप में कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है, आप लोग जल्दी से देना शुरू कर दीजिए। विजय बहुगुणा, जय देवभूमि और जय देवभूमि। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी मैं कई बार गया हूँ, वहाँ उसको भी देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को भी कहा जाता है। हालांकि उत्तराखंड मुझे जाने का भी एक बार ही मौका मिला है। ठीक है, तो अभी ठीक से मैं नहीं घूम पाया हूँ, जरूर कभी समय निकाल कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर दलित साहित्यकार कौन नहीं है हमें बताना है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन डी। हालांकि प्रेमचंद ने दलितों को केंद्र में रखकर, दलित समाज को केंद्र में रखकर जरूर बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन सवाल उठ जाता है वही अनुभूति और सहानुभूति का प्रश्न जो उठ जाता है, वहीं से इनको किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, और जो दलित साहित्य के सरोकार हैं उन पे ठीक से फिट नहीं बैठते हैं, ऐसा मानना है दलित आलोचकों का। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जो कि प्रेमचंद गलत है। और बाकी जो तीनों नाम दिए गए हैं भली भांति इनसे आप परिचित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि सिमोन द बोआ, और कई जगह सिमोन द बोवार लिखा रहता है, तो सिमोन द बोआ का संबंध किस देश से है? सिमोन द बोआ का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स आपके दिमाग में आ भी गए होंगे कि क्या अगला सवाल बन सकता है। ठीक है, तो सिमोन द बोआ का संबंध किस देश से, ये ज्यादा जानकारी होनी जरूरी है। ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो कहाँ की थी सिमोन द बोआ? तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तुरंत इसका सही जवाब वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा फिर वो इधर उधर तक झाक करेंगे। आप देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सिमोन द बोआ रहने वाली थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस की रहने वाली थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सही जवाब हो गया। बहुत सारे बच्चे इनको इंग्लैंड का बता दिए, लेकिन वो कहाँ की थी? फ्रांस की थी। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको एक दृष्टि भी देती है कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, किसकी पंक्तियां हैं? ये अब देखिए स्त्री विमर्श से संबंधित प्रश्न इसमें आ रहे हैं। इससे पहले दलित विमर्श पे थे, अब स्त्री विमर्श को मैंने शामिल किया है। तो आप लोगों को लक्षण भी धीरे धीरे पता चल रहे होंगे कि कौन कौन से विमर्श इसमें शामिल है। ठीक है, तो 7 भाइयों के बीच में चंपा, यानी कि चंपा अकेली है, बच्ची है, और 7 भाइयों के बीच में इसकी पंक्तियां हैं कीर्ति चौधरी, कात्यायनी, सविता सिंह, अनामिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कात्यायनी द्वारा लिखी गई ये कविता है, कात्यायनी। ठीक है, कवित्री जिन्होंने लिखा 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा कि इसी तरीके से आपको चमत्कृत कर देने वाले जो पंक्तियां होती हैं वो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे भी खतरनाक प्रश्न कि हिंदी साहित्य मूलतः पुरुष रचित साहित्य है। हिंदी साहित्य मूलतः पुरुष रचित साहित्य किसका कथन है? आप लोगों ने कम पढ़ा होगा, ये आप सभी के लिए नया प्रश्न होगा यहाँ पर कि हिंदी साहित्य
शीला कह रहे हैं कमेंट्स भी पढ़िए बेटा आपका, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं कितने प्रश्न बचे हुए हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 50 प्रश्नों पर मैंने आज तैयार करके प्रैक्टिस सेट आप सभी को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं है। हिंदी साहित्य मूलतः पुरुष रचित साहित्य है, किसका कथन है? तो ये स्त्री विमर्श से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, सुमन राजे, नीरजा माधव, रोहिणी अग्रवाल। किसने कहा था इस बात को? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोग बता रहे हैं अलग अलग, सही जवाब है ऑप्शन डी, रोहिणी अग्रवाल, जो कि अभी उभरती हुई आलोचक के तौर पर देखी जा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इनकी आलोचनात्मक किताबों को भी पढ़ा होगा। डी इसका सही जवाब है। सुमन राजे आप लोगों ने बता दिया कि इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, तो उन्होंने ही कहा होगा, लेकिन उनका ये कथन नहीं है, रोहिणी अग्रवाल द्वारा ये कहा गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किसने किया है? ये जाना माना प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा गया है, और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट इत्यादि में इसको पढ़ा भी होगा। द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किसने किया है? स्त्री उपेक्षिता किसने किया? सुमन राजे, प्रभा खेतान, नीरजा माधव, अनामिका। तो तुरंत आप लोगों का आंसर आ गया कि प्रभा खेतान ने इसको अनुदित किया है, जो कि सिमोन द बोवार की रचना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी चिंतन की भूमिका के लेखक हैं। आदिवासी चिंतन की भूमिका, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वैसे ही आदिवासी चिंतन की भूमिका लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया हरे राम मीणा, रमणिका गुप्ता, गंगा साया मीणा, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो सही जवाब है, ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गंगा सहाय मीणा। और गर्व महसूस हो रहा है कि इनसे भी पढ़ने का मौका मिला है, जेएनयू में वर्तमान समय में प्रोफेसर है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा आदिवासी चिंतन की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट ऑन नॉलेज के लेखक हैं। आप देख रहे हो कि अचानक मैंने छलांग लगा दी, आदिवासी विमर्श से तुरंत आ गया पाश्चात्य, यानी कि जो संरचनावाद, उत्तराधुनिकता, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट ऑन नॉलेज के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया लेवतार, देरिदा, रोलां बार्थ, इलियट। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, लेवतार ने लिखा द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एंड रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है, उस पर बात करते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्मिता समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है, और इसके अंतर्गत स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, और छोटे छोटे अस्मिता मूलक जो विमर्श है उनका उदय हो रहा है। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया लेवतार, देरिदा, रोलां बार्थ, इलियट। तो इसका भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि ये बात भी लेवतार ने ही कही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है? निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है? देरिदा, लेवतार, फ्रेडरिक जेम्सन, रोलां बार्थ। तो इसका जो सही जवाब है कि पूंजीवाद की विकास की खास अवस्था उत्तर आधुनिकता को किसने कहा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फ्रेडरिक जेम्सन ने इस बात को कहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के लेखक हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया लेवतार, फ्रेडरिक जेम्सन, रोलां बार्थ, इलियट। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि फ्रेडरिक जेम्सन ने इस बुक को लिखा है। आज का आखिरी प्रश्न है, कई बच्चे परेशान है कि कितना प्रश्न है, तो आज का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। विचारधारा का अंत डेनियल वेल, लेखक की मृत्यु रोलां बार्थ, उपन्यास का अंत इलियट, मनुष्य की मृत्यु सस्यू। आप देख रहे हैं कि लगातार अंत और मृत्यु की बात की गई है और संबंध दिया गया कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने उत्तराधुनिकतावाद पढ़ा होगा अच्छे से, तो बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। मनुष्य की मृत्यु सस्यूर ने नहीं, बल्कि इसको किसने कहा था?
मनुष्य की मृत्यु के बारे में सस्यूर का ये कथन नहीं है। और बाकी जितने भी ऊपर कथन दिए गए हैं कि विचारधारा का अंत डेनियल बेल, लेखक की मृत्यु रोला बार्थ, उपन्यास का अंत इलियट और मनुष्य की मृत्यु के बारे में कहा था, देरिडा ने इस बात को कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्नों पर बातचीत की जो कि आपके इकाई 4 के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित थे। उम्मीद है कि आपके दिमाग में वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और कुछ बने होंगे और एक दृष्टि मिली होगी कि इस पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जुड़े, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो बच्चे नए सिरे से जुड़े थे उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बताइए।